नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में खेला होने की बात लंबे समय से कही जा रही है। खेला होबे, खेला किस रूप में होबे, इस खेला में किसका बेला होबे और कौन वेला होबे, ये सब चल रहा है। स्वाभाविक है कि जो सत्ता से बाहर जाएगा वो वेला ही बचेगा, लेकिन सियासत में कोई वेला होता नहीं है। पर आजकल बिहार में जो चर्चा है, प्रशासनिक हलकों में जो चर्चा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नीतीश कुमार ने करीब करीब वेला बना चुके हैं। वो उनकी फाइलें क्लियर नहीं कर रहे। उनके पास जो मंत्रालय है बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास, उनकी फाइलें मुख्यमंत्री सचिवालय में क्लियर होने के लिए जमा होती जा रही हैं। नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर रहे और ये खबरें बिहार की सियासत में बहुत तेजी से तैर रही है। आखिर क्या कारण है कि ये फाइलें क्लियर नहीं हो रही है? और अगर नीतीश कुमार ने ऐसे मंत्रियों को बना रखा है जिनकी फाइलों के बारे में उन्हें डाउट है, किसी तरह का संदेह है, किसी तरह के कथित लेन देन की भी बातें चल रही है, तो फिर ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? नीतीश कुमार टीवी इंटरव्यू में एक बार कह चुके हैं, देश की बड़ी नामचीन पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में कह चुके हैं, जो कई बार अपना सरनेम भी बदलकर मोदी बोलते बोलते पहुंच जाती हैं और आधे रास्ते पर से ठीक करती हैं। उन पत्रकार महोदया को दिए गए इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि ट्रिपल सी से वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो क्या ट्रिपल सी का एक सी करप्शन भी एक कारण है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन फाइलें क्लियर नहीं होने के पीछे कई सारी बातें कही जाती है। अब कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। बीजेपी कोटे के मंत्री थे, सीओ अंचल अधिकारियों के ट्रांसफर का मामला था, राम नारायण मंडल मंत्री थे। उनके समय में भी सीओ के ट्रांसफर की फाइल नीतीश कुमार ने रोक रखी थी, वो भी भाजपा कोटे के थे। एक दौर ऐसा आया जब ठीक इसी तरह से सीओ के ट्रांसफर की फाइल राम सूरत राय मंत्री थे, वो भी बीजेपी कोटे के थे, तब रोक रखी थी। लेकिन ये इक्का दुक्का मंत्रियों के साथ होता था। आज तो करीब करीब भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों की फाइलें रोक रखी है। तो क्या यह खेला होने का पूर्व संकेत है? दरअसल नीतीश कुमार ने कमोबेश यही काम राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिसंबर जनवरी 2023-24 में किया था और उस वक्त राजद कोटे के ज्यादातर मंत्रियों की फाइलें मुख्यमंत्री के यहां पेंडिंग रह रही थी, उसे रोका जा रहा था। तो दरअसल नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को जो लोग जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला, बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हैं तो कुछ संकेत देते हैं। संकेतों की भाषा में पहले वो सहयोगी दलों को एहसास कराना शुरू करते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो मामला दूसरा हो सकता है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन कायदे में रहना, गठबंधन के कायदे में रहना भला कौन चाहता है? सब अपना विस्तार चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अपना विस्तार चाहता है। स्वाभाविक है कि विस्तार की इस प्रक्रिया और बिग ब्रदर एटीट्यूड ने ही राजद और जदयू के गठबंधन को 2017 और 2024 दोनों बार तोड़ा। नीतीश कुमार दोनों बार अलग हुए और यह संयोग ही रहा कि दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी के तौर पर सामने रहा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी विधानसभा में कब रही? तो 2020 के चिराग मॉडल के बाद। और चिराग मॉडल के बाद स्वाभाविक है कि तीसरे नंबर की पार्टी जब सरकार को लीड करे किसी भी गठबंधन में रहकर, तो इन सारी परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि परेशानी होगी। बिग ब्रदर एटीट्यूड से बड़ी पार्टी बचेगी नहीं, वो गाहे बगाहे दिखा ही देगी। विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं लिया 2020 में भाजपा ने, 2022 में राजद के साथ गए तो राजद ने ले लिया, 2024 में भाजपा के साथ पुनः वापस आए तो फिर भाजपा ने ले लिया, और अब अगर फिर से राजद के साथ जाएंगे तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष का पद राजद को ही ऑफर किया जाएगा? कई सवाल है। या इतना कम कार्यकाल बचा है कि उपाध्यक्ष ही चलाते रह जाए, जैसे महाराष्ट्र में 2022 में चला रहे थे। यह भी हो सकता है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, पेश किया जाए और पारित हो जाए, और उसके बाद उपाध्यक्ष ही शेष कार्यकाल को पूरा करा दे। कई सारी चीजें एक साथ है, लेकिन इस खेल के दरमियान कुछ चीजें और है जिसे समझने की जरूरत है।
आखिर 2025 से 30 की विधानसभा में ऐसा क्या है कि लालू यादव खुला निमंत्रण देने की हद तक चले गए? दरअसल 2026 के बाद इस देश में परिसीमन होना है। मोटे तौर पर कहें तो लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से उसकी बाउंड्री तय करना, उसके डेमोग्राफी को तय करने का काम परिसीमन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत होता है और एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। जैसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग बिठाया। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष दिल्ली में बैठते हैं, बीच बीच में राज्यों का दौरा भी कर लेते हैं, लेकिन मोटे तौर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में ब्यूरोक्रेट और अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव, जिसे एसोसिएट मेंबर कहते हैं, वही मिलकर परिसीमन की प्रक्रिया करते हैं। थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। परिसीमन का सामान्य क्राइटेरिया यह होता है कि कहीं जितनी सीटें, जैसे विधानसभा में 243 सीटों को फिर से रीअरेंज करना है या बिहार की 40 लोकसभा सीटों को फिर से रीअरेंज करना है, तो पहले विधानसभा सीटों को एक इक्विटेबल पॉपुलेशन यानी लगभग समान जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा और फिर उस समान जनसंख्या के आधार पर बटी हुई सीटों के बीच से एससी एसटी की गणना की जाएगी। फिर जो टॉप उनके परसेंटेज के हिसाब से सीटें होंगी उनको रिजर्व किया जाएगा राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर। और यही करने में कुछ ब्लॉक, कुछ पंचायत इधर से उधर जोड़कर किस इलाके की सीट को जनरल रखना है, किस नेता किस इलाके की सीट को रिजर्व करना है और अपने मनोनुकूल सीटें कैसे बनानी है, यह करने का काम होता है। 2007-8 में बिहार में परिसीमन हुआ, देश में ही हुआ था और उस परिसीमन के बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लालू यादव का 32% MY समीकरण का वोट बिहार में राजनीतिक तौर पर बहुत प्रभावी नहीं रहा। और यह बात राष्ट्रीय जनता दल को बखूबी पता है कि किस तरह से उस परिसीमन में खेल को पलटा गया था। और अब नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी यदि काबिज होती है, नीतीश कुमार को शिंदे मॉडल के तहत किनारे करके काबिज होती है, तो स्वाभाविक है कि सीटों को इस ढंग से अरेंज किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी अधिकाधिक फायदा उठा सके। यही नीतीश कुमार भी रोकना चाहते हैं, यही लालू यादव भी रोकना चाहते हैं। तो यह भी एक कारण है। और 27 में कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता फिसल गई भाजपा के हाथ से, तो कहीं ऐसा ना हो कि परिसीमन को ही 2031 की जनगणना तक के लिए टाल दिया जाए। खैर, ये किंतु परंतु वाली बातें हैं, लेकिन बिहार के खेला में परिसीमन के पहले राज्य की मशीनरी अपने हाथ में रहे, परिसीमन के दरमियान राज्य की प्रशासनिक मशीनरी अपने हाथ में रहे, वो सारे फैक्टर डीएम अपने हाथ में, डीडीसी अपने हाथ में, एडिशनल कलेक्टर अपने हाथ में, चीफ सेक्रेटरी अपने हाथ में, राज्य के मुख्य निर्वाची अधिकारी अपने द्वारा नियुक्त हो, ये सब खेल खेलने की बुनियाद जब सत्ता हाथ में रहेगी तभी तो कर पाएंगे। तो देखते जाइए होता क्या है। परिसीमन से एक बात याद आई कि परिसीमन के बाद पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब बंगाल में हुआ तो लोगों को लगता है कि नंदीग्राम और सिंगूर ने लाल दुर्ग को ढहा दिया, लाल सलाम के किले को ढहा दिया, लेकिन उसका योगदान यदि 50% था तो 50% योगदान परिसीमन का भी था, जिसमें लेफ्ट फ्रंट ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता था पूरा बंगाल उसका गढ़ है, क्योंकि 2006 में बहुत बड़ी सफलता उसे मिल गई थी, लगभग 80-85% सीटें लेफ्ट फ्रंट को मिल गई थी। उसके बाद उसे लगा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन परिसीमन के बाद हालात ऐसे बने कि राज्य की बदलती हुई परिस्थितियों में वो और ज्यादा प्रभावी हो गए। तो एक तरफ मंत्रियों की फाइल रोकना, दूसरी तरफ लालू यादव का ऑफर और तीसरी तरफ परिसीमन के दरमियान राज्य की मशीनरी को अपने कंट्रोल में रखना, ये सारी परिस्थितियां खेला होने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। तो क्या वाकई खेला होगा? 2 ही 3 लोग इसे जानते हैं कि खेला होगा या नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में फ्लोर लीडर शकील अहमद खान निमंत्रण दे रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी महबूब आलम बोल चुके हैं, जो माले के विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तो खैर सुप्रीमो ही लालू यादव खुला निमंत्रण दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ना नुकर कर रहे हैं या ना नुकर करने का कि पोस्टरिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कुछ भी संभव है, बार्गेनिंग भी तो करनी है। मंत्रालय और पदों को लेकर किन्हें मंत्री बनाएंगे,
किस मंत्री के नाम पर नीतीश कुमार को रिजर्वेशन है, फिर किसी कार्तिक मास्टर को, किन्हीं सुधाकर सिंह को कैबिनेट छोड़ने पर मजबूर तो नहीं किया जाएगा, फिर किन्हीं प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार के कोई के पाठक तो खड़े नहीं हो जाएंगे, जिस वजह से दुश्वारियां बढ़ने लगेंगी और गठबंधन में खटास की भूमिका तैयार हो जाएगी। ये सारी परिस्थितियां ऐसी है जो लालू यादव तो बाहर रखकर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को सदन के अंदर, सरकार के अंदर, अपने मंत्रालयों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के बाकी मंत्रियों की भूमिका को भी तय करना होता है। तो स्वाभाविक है इतनी आसानी से वो हां बोल नहीं देंगे। जब तक हां नहीं होगा तब तक ना 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 तो कहां ही जाएगा, और फिर नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो भूमिका भी तैयार हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कंधे पर नीतीश कुमार ने हाथ रखा है, आज राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में, वो काफी कुछ बयां करता है। तो नीतीश कुमार का कंधे पर हाथ, खेला होने पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल को टालने की कवायद, और खेला होने का सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया और राज्यपाल उसके बदले में जवाब देने लगे, और इन सब से आगे बढ़कर राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बाद जलसे के रूप में नेताओं के साथ राज्यपाल का बाहर आना, मीडिया के सामने आना, क्या आपने कभी देखा था? मैंने तो नहीं देखा था कि कोई राज्यपाल का शपथ ग्रहण हो और राज्यपाल मीडिया के सामने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विपक्ष के लोगों के साथ आके खड़े हो जाए। ऐसा दिखा नहीं था। लेकिन आज पटना में ये नजारा भी दिखा। आरिफ साहब केरल से आए हैं, केरल में उनकी क्या भूमिका थी सभी जानते हैं। क्या आरिफ साहब नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाएंगे कि भाजपा कोटे के मंत्रियों की जो फाइलें रोकी जा रही है वो क्यों रोकी जा रही है? क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनने की कोशिश तो राज्यपाल नहीं करेंगे? संविधान ने उन्हें राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका दी है, लेकिन उन संवैधानिक प्रमुख की भूमिका को, उस ताकत का इस्तेमाल करने की ताकत, वो क्षमता विधानसभा को दी गई है, और विधानसभा में निर्वाचित सरकार नीतीश कुमार की है, चाहे इस गठबंधन की हो चाहे उस गठबंधन की हो। विधायकों की आपूर्ति चाहे इंडिया गठबंधन के पेट्रोल पंप से होती हो, पेट्रोल पंप मतलब कहने का मतलब कि प्रतीकात्मक रूप से मैंने कहा पेट्रोल पंप से ही ईंधन की सप्लाई होती है गाड़ियों में, तो पेट्रोल पंप जो मैंने कहा वो प्रतीकात्मक तौर पर कि जहां से समर्थन रूपी ईंधन की सप्लाई होती है। तो क्या चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो एनडीए से हो, चेहरा नीतीश कुमार का फिलहाल लगा हुआ है, और लालू यादव इस चेहरे को लगाए रखना चाहते हैं। लेकिन चेहरा को लगाए रखने के पीछे और भूमिका को तैयार होने के पीछे, पर्दे के पीछे चल रही सौदेबाजी के सामने आने के पहले फाइलें रोकना उस पूर्वावस्था का संकेत तो नहीं है जिसको लेकर कल दिन भर पूरे देश में राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय मीडिया तक इस पर चर्चा होती रही। आगे आगे देखिए, बिहार है, बिहार की राजनीति में खेला ना हो तो वो राजनीति ही क्या, और नीतीश कुमार सत्ता में हो और नीतीश कुमार की भूमिका सबके सामने एकाएक खुल करके सीधे सामने आ जाए तो फिर किस बात के नीतीश कुमार? बाएं हाथ क्या करता है ये दाएं हाथ को पता नहीं चलता, और दायां हाथ क्या करता है ये बाएं हाथ को पता नहीं चलता। यही नीतीश कुमार की पहचान रही है, यही उनकी खासियत रही है, और इसी खेल के बूते चाहे कोई इसे राजनीतिक तौर पर सुचिता के दायरे में माने या न माने, लेकिन अंक गणितीय दायरे में तो इस खेल की दाद देनी ही पड़ेगी कि भले ही टीम बदल जाए, कप्तान नहीं बदलेगा। अब देखते हैं कप्तान नहीं बदलने वाली प्रक्रिया को लालू यादव कब तक कायम रखवा पाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।